हो गया ना। राजरतन जी, आज मज़ा आ गया आपको क्योंकि 2 पॉलिटी क्लासेज हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग राजरतन जी, आ जाइए सभी लोग, लाइव होइए, आइए जल्दी। यश आइए। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। मैंने बताया था स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल में अपर हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, और लोअर हाउस निम्न सदन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। तो मैंने ये भी बताया था कि 7 स्टेट इंडिया कंट्री में हैं जिनमें बाई कैमरल प्रोविजन है, 2 सदनी व्यवस्था है। और 7 स्टेट कौन, मैंने आपको बोर्ड पर दिखाया भी था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये 7 राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल प्रोविजन है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ हाउस है। अदर स्टेट में एक हाउस है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, काउंसिल नहीं है। तो आइए, जो 2 हाउसेज हैं, ये 2 हाउसेज में फर्स्ट हाउस अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद से संबंधित सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें, और लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग सेकेंड हाउस या लोअर हाउस निम्न सदन की बातें करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आइए देखा जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसा हाउस है। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में मैंने अपर हाउस बताया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हिंदी में आप कहेंगे राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल का अपर हाउस होता है, और यह है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग बातें करेंगे इनके मेंबर्स की, यानी कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का संगठन कैसे है, इनकी बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर की जो व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 168। अंडर दिस आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें व्यवस्था है स्टेट लेजिस्लेचर, अर्थात हिंदी में आप कहेंगे राज्य विधानमंडल। तो ये है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल यानी कमीशन अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, आपका जवाब होगा आर्टिकल 168। जैसे क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर या उसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंडर है, आपका जवाब होगा 79। तो जिस तरह से यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 में है, उसी तरह से राज्यों के विधानमंडल के लिए स्टेट लेजिस्लेचर की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 168। तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है, ये स्टेट लेजिस्लेचर की व्यवस्था है, राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है। तो इनके लिए व्यवस्था है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 168। अब आइए हम लोग बातें करेंगे कि अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो बात की गई है, इनके लिए किस आर्टिकल में व्यवस्था है। अब इनकी बातें हम लोग करते हैं। तो आइए देखा जाए इनकी व्यवस्था। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है, इनकी व्यवस्था इस प्रकार से दी गई। इसके लिए व्यवस्था दिया गया है ये आर्टिकल 171। तो अंडर दिस आर्टिकल व्यवस्था है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की। आइए देखा जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इनके कंपोजिशन की व्यवस्था है। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की संगठन की व्यवस्था है आर्टिकल 171 अनुच्छेद 168 में।
और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है मैक्सिमम मेंबर्स of legislative council maximum members of legislative council should be maximum members of legislative council should be 1/3 of total strength of legislative assembly विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक बटे 3 होंगे। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउस में मैक्सिमम जो सदस्य होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ है कितना 403 सदस्य। अब वहां यूपी के काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर्स होंगे विधान परिषद में तो 403 का 1/3। बिलो दिस मैक्सिमम का लिमिटेशन है असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3। इससे कम होंगे, अधिक से अधिक होंगे तो इतने। ये तो रहा मैक्सिमम। अब हम लोग मिनिमम की बात किया जाए। ये आपने देखा मैक्सिमम, किसी भी काउंसिल में मिनिमम मेंबर्स की जो व्यवस्था दी गई है ये मिनिमम की व्यवस्था है, मिनिमम मेंबर्स की व्यवस्था दी गई है। यानी हिंदी में कहेंगे न्यूनतम सदस्यों की संख्या, ये संख्या है 40 सदस्य। तो विधान परिषद में कम से कम सदस्य होंगे, मिनिमम मेंबर्स होंगे तो इनकी संख्या होगी 40 से कम नहीं होंगे। ये मैक्सिमम भी आपने देखा, मिनिमम भी देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। अब हम लोग बातें करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं और कुछ मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। तो इनकी बातें देखा जाए, कितने मेंबर इलेक्टेड और किस किस तरह से इलेक्टेड, सारे प्रोसीजर को अब हम लोग डिटेल आपस में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखा जाए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग बातें करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर हैं इस प्रकार से हैं, इसमें इलेक्शन की जो व्यवस्था दी गई है, निर्वाचन की, इनकी बातें हम लोग पहले करते हैं, फिर इसके बाद नॉमिनेटेड की बातें करेंगे। तो इलेक्शन निर्वाचन की जो व्यवस्था दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शन की जो व्यवस्था दी गई है कुछ कैटेगरी में, और कैटेगरी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 कैटेगरी। समझिए कैसे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3, ये 1/3 मेंबर्स होंगे जो इलेक्टेड होते हैं बाई एमएलए।
तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य होंगे, विधान परिषद के 1/3 सदस्य होंगे जो उस राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो। जो राज्य में विधानसभा के सदस्य हैं, जहां से भी प्रत्याशी हैं, उस क्षेत्र में जितने विधायक हैं वो टोटल विधायक इनको वोटिंग करेंगे। तो एक क्षेत्र में मान लीजिए कि 22-23 विधायक हैं, इनके लिए वोटिंग करेंगे, 20-22 हैं तो वो इनके लिए वोटिंग करेंगे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्टेड ये होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे, सेकेंड पॉइंट में भी ये व्यवस्था है, ये 1/3 मेंबर्स होंगे जो इलेक्टेड होंगे मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडी। तो 1/3 मेंबर्स होंगे, इतने मेंबर्स होंगे, ये इतने मेंबर्स 1/3 जो इलेक्टेड होंगे मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडी। और मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज का मतलब समझिए, जैसे आप इंडिया कंट्री में देखते होंगे रूरल एरियाज में भी लोकल बॉडीज हैं और अर्बन एरियाज में भी लोकल बॉडीज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय निकाय, रूरल एरियाज के लोकल बॉडी से मतलब है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर, हिंदी में आप बोलेंगे जिला पंचायत के सदस्य। इसी प्रकार से VDC विलेज डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, तो ये सभी मेंबर्स वोटिंग करेंगे, ये रूरल लोकल बॉडीज, ग्रामीण स्थानीय निकाय। अब हम लोग बातें करेंगे शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज में जैसे नगर निगम के पार्षद हैं, नगर पालिका के पार्षद हैं, ये वोटिंग करते हैं। तो इस तरह से सेकेंड पॉइंट यानी 1/3 मेंबर इलेक्टेड होंगे बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, यानी 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। आप सभी लोग मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बातें करते हैं थर्ड पॉइंट, ये तो रहा सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग बातें करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में व्यवस्था इस प्रकार से, थर्ड पॉइंट में देखा जाए तो टोटल स्ट्रेंथ का 1/12 मेंबर्स होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं बाय स्टेट्स ग्रेजुएट्स। तो बाय स्टेट ग्रेजुएट्स किस तरह से, इनको भी समझिएगा। तो 112 मेंबर्स होंगे बाय स्टेट ग्रेजुएट्स, बाय स्टेट ग्रेजुएट्स यानी राज्य के स्नातकों द्वारा। सपोज कर लीजिए बिहार में इलेक्शन हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब क्या होगा, बिहार में चूंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें टोटल का 1/12 मेंबर जो होंगे उस राज्य के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा इलेक्टेड होंगे। और इस प्रकार से ये ग्रेजुएट्स जो होंगे उनके द्वारा इलेक्टेड। लेकिन ये ग्रेजुएट्स, वही ग्रेजुएट्स वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनका ग्रेजुएशन की डिग्री 3 इयर्स बिफोर कंप्लीट है। सपोज कर लीजिए 2020 में इलेक्शन हो रहा है, तो 2020 में बिहार में इलेक्शन हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो बिहार का वही ग्रेजुएट्स वोटिंग कर पाएगा जो 2017 से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। और मेरिट मार्क्स की कोई बात नहीं की गई। मान लीजिए यूनिवर्सिटी से कोई गोल्ड मेडल है, लेकिन 2020 में इलेक्शन हो रहा है और 2018 या 19 में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उनके अच्छे मेरिट का कोई मतलब नहीं, वोटिंग का राइट नहीं होगा। और 8 साल पहले कोई बिहार में 3rd डिवीजन पास है, वह वोटिंग करेगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेरिट नहीं दिया गया है, ग्रेजुएशन दिया गया है। और क्या, जिस वर्ष उनके राज्य में इलेक्शन हो रहा है उससे 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो, ये व्यवस्था है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। अब हम बातें करते हैं फोर्थ पॉइंट। दयानंद जी ने कहा है, क्या बोले सर, लोकल बॉडीज स्थानीय निकाय। अब समझ गए, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम में, ये लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय। दयानंद जी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अगर न समझे होंगे तो बताइएगा, समझे होंगे तो भी अपनी विचार दीजिएगा। और आइए हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के टोटल स्ट्रेंथ का शेष 112 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। ये किसके द्वारा इलेक्टेड होंगे? ये इलेक्टेड होंगे हायर सेकेंडरी और अबव लेवल टीचर्स। तो हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर हों या इनसे ऊपर के लेवल, ऊपर से मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं ये लोग, हायर सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं उनसे नीचे के वोटिंग नहीं कर सकते, यानी प्राइमरी के टीचर नहीं वोटिंग कर सकते। पहली बात तो गवर्नमेंट टीचर होना चाहिए, प्राइवेट नहीं। यूनिवर्सिटी में ही अगर पढ़ा रहे हैं, एडहॉक पर पढ़ा रहे हैं, परमानेंट नहीं है, तो उन्हें वोटिंग का राइट नहीं।
और दूसरी चीज, गवर्नमेंट भी टीचर हैं, अगर हायर सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक जो लेवल है विद्यालय का, उससे नीचे लेवल के हैं तो वोटिंग का राइट नहीं। गवर्नमेंट ही है, अगर प्राइमरी के टीचर हैं तो उनको मत देने का अधिकार नहीं। ये व्यवस्था है। तो इस तरह के ऐसे शिक्षकों के द्वारा 1/12 इलेक्टेड होंगे। बट ध्यान दीजिए, नंबर फर्स्ट ये शिक्षक गवर्नमेंट, नंबर सेकेंड जिस वर्ष इनके राज्य में इलेक्शन हो रहा है ऐसे टीचर कम से कम 3 वर्ष पूर्व अपने पोस्ट पर अपॉइंटेड हो। तो बिफोर 3 years एज ए टीचर अपने पोस्ट पर अपॉइंटेड हैं तो इस कैटेगरी में वोटिंग का राइट होगा, अदरवाइज नहीं। अगर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल ही हुआ अपॉइंटेड हुए तो इनको वोटिंग का राइट नहीं। क्लियर? तो ये रहा सभी इलेक्टेड। आप देखेंगे 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ये टोटल हो गए 5/6। तो 5/6, 5/6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड। तो विधान परिषद के 5/6 सदस्य होते हैं, 5/6 सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, और शेष 1/6 जो होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। तो 1/6 मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं ये नॉमिनेटेड। तो आइए देखा जाए नॉमिनेटेड की व्यवस्था कैसे। ये है नॉमिनेटेड, मनोनीत। मनोनीत की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से, यानी टोटल का 5/6 इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में कितना व्यवस्था है, 1/6 मेंबर। ये 1/6 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नर। तो राज्य के जो राज्यपाल हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, शेष 1/6। और ध्यान दीजिएगा, जो दयानंद ने क्या लिखा है, 1 ये क्या लिखे हैं, 12 स्टेट्स ग्रेजुएट्स क्या जनरल सिटीजन इलेक्ट। आपने दयानंद जी क्या लिखा है, ये तो लगता है आप भी नहीं समझ पाएंगे और कोई नहीं समझ पाएगा लिख क्या रहे हैं। तो पहले तो अपने सेंटेंस क्लियर कीजिए, मेरे ख्याल से मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा, फिर से सुन लीजिए। स्टेट ग्रेजुएट्स, मैंने एग्जांपल दिया, अगर बिहार राज्य में काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है तो बिहार राज्य के जो ग्रेजुएट्स हैं वो वोटिंग का राइट होगा, वही सिर्फ, जो ग्रेजुएट से कम है उनको नहीं। और ग्रेजुएट्स भी मैंने एग्जांपल में दिया, जिस वर्ष बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है उससे 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उन्हीं को वोटिंग का राइट होगा। और जाहिर सी बात है भारत के नागरिक ही तो वोटिंग करते हैं, ये कहां जरूरत है ये कहने का कि नागरिक होगा कि नहीं। नागरिक होगा उसी को वोटिंग राइट होगा, नागरिक सब तो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नागरिकता नहीं तो आपको नॉमिनेशन भी कैंसिल, इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं, मत देने का किसी तरह, ये तो अंडरस्टूड है नागरिक होगा, इसमें टेंशन ही नहीं लेना है। अजीत कुमार का कहना है कला साहित्य साइंस, आप इसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हैं, हमको बताने दीजिए। अजीत जरूरत से ज्यादा आगे कूद गए आप, अभी नॉमिनेटेड की बात करूंगा अजीत, वहां पर ये सारी बातें होंगी, अभी इलेक्टेड की बात है। क्लियर? तो टेंशन न लीजिए। तो दयानंद शायद समझ गए होंगे। आइए, तो इलेक्टेड सभी लोग समझ गए, हम लोग अब बातें करते हैं नॉमिनेटेड की। आइए नॉमिनेटेड की बात किया जाए। नॉमिनेटेड में, मनोनीत में टोटल आप जोड़ेंगे सभी लोग 1/3 एमएलए के द्वारा, शेष 1/3 लोकल बॉडीज मेंबर के द्वारा, और शेष 1/12 आप ग्रेजुएट्स के द्वारा, और शेष 1/12 टीचर के द्वारा, माध्यमिक स्तर के टीचर। इन सभी को जोड़ लीजिए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ये हो जाएंगे 5/6। तो 5/6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड। विधान परिषद के 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, शेष बच गए 1/6, ये नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये विधान परिषद के जो नॉमिनेटेड होते हैं 1/6, कुछ विशेष फील्ड से ये नॉमिनेट होते हैं। विशेष फील्ड क्या? नंबर फर्स्ट इस प्रकार से ये होगा लिटरेचर, यानी हिंदी में आप कहेंगे साहित्य। नेक्स्ट होंगे ये आर्ट, कला, और नेक्स्ट होगा साइंस यानी विज्ञान, और नेक्स्ट सोशल सर्विस,
यानी समाज सेवा। तो इन क्षेत्रों से नॉमिनेटेड। और भी एक क्षेत्र है और ये है कोऑपरेटिव मूवमेंट। यानी हिंदी में आप कहेंगे सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन। तो देखिए, मैंने राज्यसभा में भी बताया था कि 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे। तो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे, मैंने बताया था बाय प्रेसिडेंट। और 12 मेंबर जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं वो इन क्षेत्रों से होते हैं। ये 4 क्षेत्र आपके सामने हैं जो इन क्षेत्रों से होते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन चारों से भी होंगे, प्लस एक और है कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन। अब कमीशन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है उस क्वेश्चन को सुना दूं। कमीशन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा ग्राउंड है जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा के नहीं। ऐसे भी पूछ चुका है सीडीएस में कि सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेटेड के इनमें से कौन सा ग्राउंड जो राज्यसभा के नहीं होते, यानी अनकॉमन कौन है। तो आपका जवाब होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और प्लस 4 ये काउंसिल के लिए है, और राज्यसभा के मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से नहीं होते हैं, बस सिर्फ इन क्षेत्रों से होते हैं। आप समझ गए होंगे। तो जब भी आपसे पूछा गया कि विधान परिषद से इनमें से कौन सा एक नॉमिनेटेड का ग्राउंड है जो सिर्फ विधान परिषद में मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा से नहीं, तो आपका द बेस्ट ऑप्शन होगा कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन। और बाकी 4 से तो होंगे ही। और राज्यसभा की बात किया जाए तो कोऑपरेटिव मूवमेंट से नहीं, सिर्फ होते हैं कहां से, साहित्य, लिटरेचर, आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान एंड सोशल सर्विस, समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों से, कोऑपरेटिव से नहीं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सभी 5 क्षेत्रों से। अब तो कोई टेंशन नहीं होगा आपको, किसी को नहीं होगा। चलिए हम आगे बातें करते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है इनको भी आप लोगों को बता दूं। कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात कहां से आई, होता क्या है, इनको समझिए। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर, संविधान सभा के सदस्य जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, असेंबली के मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, संविधान का निर्माण, संविधान बनाने का काम कर रहे थे, उसी समय की बात है। आपके कंट्री में कुछ ऐसे लीडर थे जो समाज के बड़े ही पुअर सेक्शन पर उनका ध्यान गया। यानी समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास फार्मिंग के लिए ग्राउंड तो थे, बहुत थोड़ा सा ग्राउंड, और वो भी ग्राउंड जो थोड़ा सा था, वो भी ग्राउंड फार्मिंग नहीं कर पाते थे फार्मर। तो एक तो बड़े गरीब, यानी थोड़ा सा फार्मिंग, खेती के लिए थोड़ा सा जमीन, और उस जमीन पर भी खेती इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और उन रिसोर्सेज का अभाव था, कमी था, इसलिए नहीं कर पाते थे। अब कुछ ऐसे लीडर, इन्होंने विचार किया कि हमारी कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसे लोगों का है और इस तरह से ये रहेंगे तो बस जो खेती थोड़ा सा है वो खेती नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से इनके बच्चे, बड़ी हालत बिगड़ जाएगी, इनके बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, मेंटली फिजिकली इनका न्यूट्रिशन प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इन लोगों ने इनके लिए थिंकिंग किया, सोचा विचारा, और इनके लिए प्रदर्शन, आंदोलन शुरू कर दी। जब आंदोलन शुरू कर दिए तो आंदोलन प्रदर्शन करके मांग क्या किए, इन गरीब किसानों के लिए कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाए, सहकारी बैंक भारत में स्थापित किया जाए गरीब किसानों के लिए। और ये कोऑपरेटिव बैंक, ये सहकारी बैंक हमारे कंट्री के कुछ पर्टिकुलर स्टेट नहीं, भारत के सभी राज्यों में स्थापित होना चाहिए सहकारी बैंक, और सभी राज्यों के सभी डिस्ट्रिक्ट के भी विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होना चाहिए। और इन कोऑपरेटिव बैंक को जिम्मेदारी दिया जाए चीप रेट पर, सस्ते दर पर भारत के ऐसे गरीब किसानों को ऋण उपलब्ध कराए, और ऋण वसूल करने के लिए प्रेशर भी ना दिया जाए, इनको लंबा समय दिया जाए। जब इनके खेतों में उत्पादन अच्छे से होगा तो बस रिसोर्सेज, वो ऋण के पैसे से रिसोर्सेज तैयार करेंगे, अच्छे से फार्मिंग करेंगे, फिर जो प्रोडक्शन उत्पादन होगा
उसके द्वारा ये ऋण वापस करेंगे सस्ते दर पर। ये सारा आंदोलन के माध्यम से डिमांड किए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, उन्होंने इस बात पर विचार किया कि इंडिया के लिए गुड लक है, हमारे देश के लिए, कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो गरीबों के मसीहा के रूप में हैं, गरीबों के शुभचिंतक हैं, अपने लिए मांग करके कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपने लिए आंदोलन नहीं, समाज के पुअर सेक्शन गरीब किसानों के लिए। ये तो हमारे देश का सौभाग्य है। बस इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन का ग्राउंड एक और जोड़ दिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट। और इन्होंने ये सोच कर दिया कि भारत के किन्हीं भी राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसे लोग होंगे और राज्य की सरकार गरीब किसानों के अगेंस्ट कोई पॉलिसी ला रही है तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, गरीबों के मसीहा हैं। और हाउस में जब विरोध करेंगे सरकार का तो इनका विरोध न्यूज़पेपर में आएगा और इस तरह से जनता की आवाज बनेगी। राज्य की सरकार मजबूर हो जाएगी व्यवस्था चेंज करने को, गरीबों के अगेंस्ट, गरीब किसानों के अगेंस्ट पॉलिसी नहीं लाएगी बल्कि गरीब किसानों के फेवर में। और इस तरह से फेवर में जब पॉलिसी होगी तो हमारा समाज बदलेगा, गरीबों के बच्चे भी पढ़े लिखेंगे, समाज काफी आगे जाएगा, डेवलपमेंट होगा। ये थिंकिंग था। तो आप समझ गए होंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन क्या है, सभी को समझ में आ गया। तो ये टोटल इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर आप समझ गए। आप लोग मैथ भी जानते होंगे, पढ़ते हैं सभी लोग, तो मैथमेटिकल वे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं और आप लोग कंफर्म होंगे। समझिएगा, ये टोटल इलेक्टेड हैं। अब हम लोग बातें करेंगे कंप्लीट हाउस का। कंप्लीट हाउस की बात किया जाए तो व्यवस्था इस प्रकार से देखिए, इसमें ये 1/3 मेंबर इलेक्टेड और 1/3 मेंबर इलेक्टेड, 112 मेंबर इलेक्टेड एंड 112 मेंबर इलेक्टेड। तो इतने मेंबर हो गए इलेक्टेड। ये मेंबर हो गए कैसे इलेक्टेड। और ये जो निर्वाचित हुए इनकी संख्या कितनी हो गई 5/6। अब देखिए प्लस 1/6 ये हो गए नॉमिनेटेड यानी मनोनीत, और ये टोटल कहे जाएंगे 1। तो कंप्लीट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंप्लीट विधान परिषद की बात किया जाए, कंप्लीट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात किया जाए तो आपने देखा 5/6 इलेक्टेड एंड 1/6 नॉमिनेटेड। तो कमीशन आपसे पूछेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या होती है, ऑप्शन देगा 3/4, 4/5, ठीक है, 5/6, 1/6। अब आप क्लियर है कितने 5/6। टोटल नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं उसका भी जवाब है आपके सामने, ठीक है। कंप्लीट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से अब आप डाउट में नहीं होंगे। आपसे सीएपीएफ में और आईएएस में भी ऐसे पूछा गया है, सेंटेंस दिया है, नीचे सेट पूछा है पीसीएस में भी आईएएस में भी कि 1/3 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाई मेंबर्स ऑफ नगर निगम, ठीक है। नेक्स्ट दे देगा कि 1/12 मेंबर 1/3 मेंबर इलेक्टेड होते हैं बाई मेंबर्स ऑफ नगर निगम या पार्षद ऑफ नगर निगम। नेक्स्ट सेंटेंस दे दिया 1/10 इलेक्टेड होते हैं बाई ग्रेजुएट्स। तो आप समझ ही गए ग्रेजुएट्स के द्वारा 1/12 है, नॉट 1/10। तो ऐसे सेंटेंस दिया है आईएएस पीटी में और पूछा है कौन सा सेट सही है। तो सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हैं तो आईएएस का भी आप आसानी से करेंगे, पीसीएस का भी, सीजीएल का भी, सभी कुछ करेंगे। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, कोई टेंशन। अजीत कुमार का कुछ कहना है क्या, गेम काला के अंडर आता है क्या? गेम नहीं भाई, आप लगता है एब्सेंट रहे हैं। जब मैंने राज्यसभा के बारे में पढ़ाया था, मैंने राज्यसभा के बारे में पढ़ाया था, उस दिन मैंने बताया था कि सचिन तेंदुलकर जी को लेकर के केस हुआ था। मनमोहन सरकार ने नॉमिनेट किया था सचिन तेंदुलकर जी को, और इनको नॉमिनेट किया था किस बेसिस पर? सोशल सर्विस के बेसिस पर। चैलेंज हो गया दिल्ली हाई कोर्ट में कि मिस्टर तेंदुलकर एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं
और क्रिकेट खेलना अपने आप में एक आर्ट कला है। सचिन तेंदुलकर सोशल सर्विस मैन नहीं, ये चैलेंज हो गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने मान भी लिया कि इनका नॉमिनेशन आर्ट कला के बेसिस पर होना चाहिए, ये सोशल सर्विस मैन नहीं, क्योंकि क्रिकेट खेलना अपने आप में आर्ट है। लेकिन मनमोहन सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए दिल्ली हाई कोर्ट के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया उसने मान लिया मिस्टर तेंदुलकर एक ग्रेट सोशल सर्विस मैन है, इसलिए मनमोहन सरकार के द्वारा सोशल सर्विस के बेसिस पर एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट किया जाना कहीं से भी रॉन्ग नहीं है, 100% सत्य है, सही। अब समझ गए? तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी खेल खेलते हैं, खेल अपने आप में एक आर्ट तो है ही है, ये माना जा सकता है। आप बताइए आर्ट नहीं होता तो क्या सभी लोग बैट को अच्छे पकड़ सकते हैं? नहीं, बैट को पकड़ना भी एक कला है, किस एंगल से पकड़ें, कैसे उठावें और कैसे हम बॉल से टच करें, विभिन्न एंगल से कैसे मूव करें, कैसे टर्न करें, एक कला ही तो है और छोटा कला नहीं है, बहुत बड़ी कला है। इसके लिए जो भी क्रिकेटर होते हैं कितने दिनों तक प्रैक्टिस अभ्यास सीखते हैं, तब एक बड़े कलाकार यानी बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर आते हैं। अब समझ गए होंगे? तो आइए देखा जाए, निशांत जी का कहना है कि सर क्या विधान परिषद राज्यसभा के लिए अच्छा है? यदि अच्छा है तो बाकी राज्यसभा में विधान परिषद, आपका निशांत कह क्या रहे हैं ये आप खुद भी नहीं समझेंगे। आप इतना बड़ा सेंटेंस लिख गए हैं, लेकिन राज्यसभा विधान परिषद के लिए अच्छा है। अरे भाई, दोनों हाउस अलग है, उनके लिए अच्छा खराब से मतलब क्या है? आप ये कहिए कि नमकीन अच्छा है कि मिठाई अच्छा है, दोनों अलग है, मिठाई अलग है, नमकीन अलग है, तो ये कोई मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा सेंटेंस, लेकिन आप खुद ही उलझे हैं, कह क्या रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कंफ्यूज हैं। और मैंने कंफ्यूजन छोड़ा नहीं, बहुत क्लियर बताया है। क्या बताइए, कितने स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, और कितने स्टूडेंट हैं जिनको समझ आया वो यस लिख सकते हैं, जिनको समझ आया यस लिख सकते हैं। अच्छा, त्रिलोक का कहना है हिंदी यूज करो। त्रिलोक जी, मैं तो मिक्स बातें कर रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी में भी यूज कर रहा हूं, बट चिंता न कीजिए, और ज्यादा हिंदी यूज करूंगा, नो टेंशन। क्या क्वेश्चन है? निशांत जी, अभी भी आपकी बातें क्लियर नहीं हो रही है। जो करना है क्लियर अपने क्वेश्चन पूछिए, वो कोई नहीं समझ पाएगा, आप भी नहीं समझ पाएंगे। लिख क्या रहे हैं आप? लिख रहे हैं सर जी राज्यसभा के जगह स्टेट, गलती से राज्यसभा। अरे क्या लिख रहे हैं भाई, क्वेश्चन पूछिए जो पूछना हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आप भी समझ पाएंगे ना कोई समझेगा। तो मुलायम प्रसाद गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, अजीत जी, सुनीता। अच्छा, क्या सुनीता पीडीएफ नहीं मिला है क्या? पॉलिटी का पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिला है? चलिए, अगर नहीं मिला होगा तो आज मैं डलवा दूंगा, दोनों मीडियम, इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है? अच्छा हुआ सुनीता आपने याद दिला दिया, तो आज मैं इवनिंग डलवा दूंगा, टेंशन न लीजिए। और कोई कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया? सभी समझ गए हैं? हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बातें अब करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा से कंपेयर करें तो राज्यसभा मैंने बताया था फुल्ली परमानेंट हाउस है, यानी राज्यसभा पूर्णतः स्थायी सदन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के एबोलिशन यानी राज्यसभा के समाप्ति की व्यवस्था नहीं, डिजॉल्व करने की व्यवस्था नहीं, और साथ ही साथ देखा जाए अगेन राज्यसभा के क्रिएशन, दोबारा राज्यसभा के गठन की भी व्यवस्था नहीं। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था दिया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं एमएलए लॉ वोटिंग। ये लॉ वोटिंग क्या है? कहां जाकर देना पड़ता है? अच्छा, जहां जिस क्षेत्र में होंगे वहां जाकर देना होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस क्षेत्र के एमएलए हैं उस क्षेत्र में वोटिंग होता है, वहां जाकर देंगे, नो टेंशन। अच्छा, उसके बाद रोहित शर्मा लिखे हैं एपी डलवा दीजिए। एपी क्या? एप डलवा दीजिए, ये क्या लिख रहे हैं रोहित? कुछ बेकार टाइप की बातें भी आप लोग लिख रहे हैं, क्लास का टाइम नुकसान होता है। जो डाउट हो क्वेश्चन पूछें, टाइम पास ना करें प्लीज। और अजीत पीडीएफ की तो बातें हो चुकी हैं, अभी सुनीता ने कहा मैंने बोल दिया, तो पीडीएफ बार बार लिखने से क्या फायदा है? कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछिए। टाइम पासर आप लोग मत बनिए, ऑफिसर बनना है
तो बस अननेसेसरी टाइम पास न कीजिए। क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो फालतू कमेंट नहीं। कमेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, जब जरूरी हो तो लिखिए। अब टीचर आपके कमेंट को पढ़ेगा, नुकसान हो गया टाइम। तो जब जरूरी हो तभी, ठीक है। और पढ़ ही ले आप लोगों का। सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये तो अभी मैंने कहा है। रोहित भी वही बात लिख रहे हैं। आप बताइए, सैकड़ों लोग पीडीएफ लिखे हैं तो क्या फायदा? एक लोग लिख दिया, मैंने बता दिया। और इसका मतलब नॉन सीरियस टाइप का आप रिएक्शन दे रहे हैं। सीरियस बनिए। अजीत लिख रहे हैं कि एज, चलिए सर, अच्छा आगे चलिए सर, चलिए टाइम पास ना कीजिए, बिल्कुल जरूरी कमेंट कीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन हो आप तुरंत कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो। अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो टीचर बार बार उसको देखेगा, आप ही का नुकसान होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हम लोग बातें करेंगे क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही हम लोग बातें करेंगे क्रिएशन। ये व्यवस्था दिया गया है अंडर आर्टिकल 169। अंडर दिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये यानी विधान परिषद का गठन और समाप्ति। विधान परिषद का गठन और समाप्ति, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। विधान परिषद का गठन कैसे होता, उनकी समाप्ति कैसे होती, उनके बारे में अब हम लोग बातें करें। अच्छा, एक क्वेश्चन है आशीष साहू का, सभी लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन नहीं, लगता है मुझे ये सलाह दे रहे हैं। आशीष साहू, आपकी सलाह को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। आप बहुत ही अज्ञानता पूर्वक सलाह दे रहे हैं, समझिएगा, सभी लोग सुनेंगे। आशीष साहू का कहना है कि रिट जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 139 में है एंड अंडर आर्टिकल 32। आशीष, सबसे पहले तो आर्टिकल का स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं, इसको सुधारिए। और दूसरी चीज, जो मैटर लिखे हैं 100% गलत है। जहां भी पढ़े, जो भी बताया है, आपके दिमाग को दूषित किया है, गलत नॉलेज है, सुधार लीजिए। आर्टिकल 139 में रीट ऑर्डर करने की व्यवस्था नहीं। बहुत बवंडर मिस्टेक आपके दिमाग में है और यही आप सजेस्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 139 में नहीं, रीट की व्यवस्था दी गई है अंडर आर्टिकल 32, 5 रीट जो मैं बता चुका हूं। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 226 में अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रीट ऑर्डर का पावर है। साहू बहुत ध्यान से सुनिएगा, आशीष बहुत गलत नॉलेज है, तो आज आपके इस दूषित व्यवस्था को मैं सुधार रहा हूं और बहुत क्लियर कर लीजिएगा। बहुत कंफ्यूजन में है, जिसने भी बताया है कंफ्यूजन है। आपको टीचर बताया हो या जो भी बताया हो, बहुत क्लियर हो गया, सभी लोग सुने। तो आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट को रीट ऑर्डर करने का पावर है, ये फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में भी, फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में हाई कोर्ट रीट ऑर्डर करता है। और 32 में जो रीट ऑर्डर करने का व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के केस में हम आप सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन देंगे, रीट का डिमांड करेंगे और सुप्रीम कोर्ट रीट ऑर्डर करके आपके हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देता है। यानी अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन, फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के केस में ही रीट ऑर्डर करता है। लेकिन 226 आर्टिकल के अंडर हाई कोर्ट
फंडामेंटल राइट के केस में भी रीट ऑर्डर करता है, अदर मैटर में भी। हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट से अतिरिक्त अन्य मैटर में रीट ऑर्डर करने का पावर नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट को पावर है। पार्लियामेंट अगर चाहती है तो अंडर आर्टिकल 139 क्या करेगी? पार्लियामेंट को पावर है कि लॉ मेकिंग करके सुप्रीम कोर्ट को भी यह अधिकार दे सकती है कि अन्य मामलों में वो भी रीट ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी पार्लियामेंट अंडर 139 कानून बनाकर व्यवस्था नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट को अन्य मामलों में नहीं है। तो आशीष ध्यान दीजिए, कितना भद्दा नॉलेज आपको था और हमको सजेस्ट कर रहे हैं। जिसने भी आपको बताया था, अब आप क्लियर हो लीजिए। 139 में सुप्रीम कोर्ट को रीट ऑर्डर करने का पावर नहीं है, सिर्फ 32 में है, और हाई कोर्ट को 226 में। बट अगेन मैं बता रहा हूं, सुनिए, बट 226 में हाई कोर्ट जो रीट ऑर्डर करता है वो न सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में, अदर मैटर में भी, और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में रीट ऑर्डर को पावर है, अदर में नहीं। लेकिन पार्लियामेंट अगर 139 में लॉ मेकिंग कर देती है और वो पावर दे देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट भी 32 के अंडर रीट ऑर्डर करेगा, न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में, अन्य मामलों में भी। तो 139 में पार्लियामेंट अथराइज है, ये सकती है कि ऐसा कानून बनाकर दे सकती है। अब क्लियर हो गए। और आशीष जहां कहीं भी पढ़े हो या कोई टीचर पढ़ाया है तो आज ही उस टीचर का जाकर बता देना, हमारे ये वीडियो सुना देना, वो गलत नॉलेज है। और जहां भी तुमने पढ़ा है किसी बुक्स में, आज उसको फाड़ कर सामने जला देना, नहीं तो आशीष बहुत दिक्कत होगा, कंफ्यूज रहोगे बेटे हमेशा। तो बेटा मैं चाहूंगा डाउटलेस स्टडी, एकदम क्लियर। मैंने जो बताया ये वीडियो सुना देना किसी को भी जिसने बताया है। तो आशीष अब तो दिक्कत नहीं है कि अभी भी कंफ्यूज हो? बेटा जल्दी बोलो, क्या डाउट है? बोलो जल्दी बोलो आशीष, क्या डाउट है? अच्छा, आशीष का कहना है कि सजेस्ट नहीं सर, डाउट था। थैंक यू। अच्छा, हम समझे सजेशन दे रहे हैं कि इसमें है, तो मैं तो क्लियर हूं। लेकिन आशीष देखिए, जिसने भी बताया हो या जहां से भी पढ़े हैं, तो ये जहां भी था बेटे, बहुत क्लियर नॉलेज होना जरूरी है। जानते होंगे कमीशन इस समय जो भी पूछ रहा है आप लोगों को उलझाने का प्रयास कर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने क्लियर रहेंगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन और सही क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए अच्छी बात है, अगर सजेशन नहीं था, आपका डाउट था, पूछना चाहते थे, तो अच्छा हुआ डाउट आपने क्लियर कर लिया। मेरे ख्याल से बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने रखा। अन्यों को भी डाउट होगा तो अन्य इस वीडियो को दोबारा तिबारा भी देख लेंगे और क्लियर, और कहीं से भी कोई समझने में दिक्कत हो अगेन दोबारा अगले क्लास में भी पूछ लेंगे। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज था, और आईएएस में भी ये पूछा गया है, राइटिंग करने को दिया आईएएस मेंस में भी, तो बड़ा महत्वपूर्ण आपने बातें रखा। किसी को भी डाउट हो तो अगेन वीडियो को देख लेंगे 2-3 बार और क्लियर हो जाए। आइए हम लोग अच्छे चलते हैं, आगे चलते हैं। अजीत जी का कहना है, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, अपना विचार दिए। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कंपेयर मैं कर दूं, राज्यसभा जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, उसके लिए व्यवस्था दिया गया है अंडर आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में व्यवस्था दिया गया है कि राज्यसभा का फ्यूचर में अगेन दोबारा कभी क्रिएशन, कभी गठन नहीं होगा, और राज्यसभा का कभी डिसोल्यूशन, कभी विघटन की भी व्यवस्था नहीं है। यानी व्यवस्था दिया गया है राज्यसभा के लिए कि राज्यसभा फुल्ली परमानेंट हाउस है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, राज्यसभा पूर्णतः स्थायी सदन है, न कभी गठन दोबारा हो सकता है भविष्य में, न इसको डिसॉल्व, विघटित किया जा सकता है, अस्थायी सदन। लेकिन राज्यों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, ये जो है ये कैसा है, इनके लिए दोबारा क्रिएशन, गठन की भी व्यवस्था है, और इनके लिए आगे क्या व्यवस्था है, एबोलिशन, समाप्ति की भी। तो किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सरकार चाहती है तो उसको समाप्त कर सकती है। किसी राज्य में ऑलरेडी नहीं है, सरकार चाहती है तो गठन भी कर सकती है। और समझ गए होंगे, तो ये क्लियर अब समझ लीजिए कैसे करती है। एक तो बात क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट का अपर हाउस राज्यसभा फुल्ली, पूर्णतः अस्थायी सदन, परमानेंट हाउस है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा के जैसे परमानेंट नहीं है। इनके समाप्त करने की भी व्यवस्था है, इनके दोबारा गठन की भी व्यवस्था है। आइए देखा जाए अब इनके लिए व्यवस्था
कैसे यह काम होता है? देखिए, किसी भी राज्य में जो राज्य की सरकार है अगर चाहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करना, किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है और राज्य की सरकार उसका गठन चाहती है, तो कैसे गठन करेगी, उनका क्रिएशन कैसे करेगी? सबसे पहले ये समझे, किसी राज्य में ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले से विधान परिषद है और राज्य की सरकार चाहती है उसको समाप्त करना, तो कैसे समाप्त करेगी? दोनों का प्रोसीजर सेम है, एक ही प्रोसीजर है। यानी किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करना है, पहले से नहीं है, क्रिएशन करना है, गठन करना है, पहले से नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार बिल लाएगी, क्या? क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का गठन। अगर पहले से ही विधान परिषद है, समाप्त करना चाहती है, तो बिल लाएगी एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की समाप्ति। ठीक है, और इस प्रकार से प्रोसीजर सेम है और काम हो जाएगा। क्या प्रोसीजर है, अब मैं बताने चल रहा हूं, समझेंगे। तो अगर राज्य की सरकार पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल है, समाप्त करना चाहती है, तो बिल लाएगी और बिल होगा इस प्रकार से, ये बिल लाएगी राज्य की सरकार और बिल होगा एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर पहले से नहीं है, पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है और गठन करना चाहती है, तो बिल का नाम क्या होगा? क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बिल होगा क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑब्लिक मैंने ये इसलिए दिया क्योंकि एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों तरह के बिल का व्यवस्था प्रोसीजर सेम है, इसलिए एक साथ बता दूं। तो मान लीजिए ऑलरेडी वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सरकार एबोलिशन समाप्ति करना चाहती है, तो इस बिल को पास करेगी, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को पास करेगी। कहां से? लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो राज्य की सरकार पास करेगी इस प्रकार से, ये पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, passed by special majority of the legislative assembly। ऑफ द लेजिस्लेटिव, तो विधानसभा से पास कराएगी, यानी विधानसभा से विशेष बहुमत से पास कराना होगा। इसका हिंदी हुआ, पास हो गया। अब जब पास हो गया तो पास होने के बाद राज्य की सरकार सेंड कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो राज्य सरकार इसको भेज देगी केंद्र सरकार के पास। अब राज्य सरकार ने इसको भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राज्य की सरकार ने भेज दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको पास करेगी। कैसे पास करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी, पास्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इस प्रकार से पास करेगी, पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी में कहेंगे संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित कराना होगा। और इतना काम हो गया तो अगर बिल आया था विधान परिषद के गठन का, तो विधान परिषद की गठन हो जाएगी। बिल था विधान परिषद की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो बस समाप्ति हो गया। ठीक है, ये प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को डिटेल सुनाया। और ये व्यवस्था है विधान परिषद का गठन करना हो या समाप्त करना हो, तो दोनों व्यवस्थाएं 169 आर्टिकल में। तो कभी भी आपसे कमीशन पूछेगा कि विधान परिषद की गठन या समाप्ति की जो व्यवस्था किस आर्टिकल में है, आपका जवाब, या किसी भी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, गठन करना है, तो किस आर्टिकल में यह प्रोविजन है, हो गया जवाब
और समाप्त करना है तो किस आर्टिकल में, उसका भी जवाब हो गया 169, दोनों क्लियर, दोनों का प्रोसीजर सेम है। यह है, आपने देखा, गठन और समाप्ति। आपको एग्जाम्पल दे दूं, सुनिए एग्जाम्पल। एक समय था आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद था, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य की जो सरकार थी उसको यह बात समझ में आई कि राज्य में विधान परिषद नहीं होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया, एक बिल लाई, विधान परिषद की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उस बिल को पास किया अपने लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा से, स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से पास कर दिया, और पास करके उसको भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया। बस उसी के साथ आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की समाप्ति हो गई। फिर फ्यूचर में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, और जब इलेक्शन हुआ तो जो रूलिंग पार्टी थी, जो विधान परिषद को समाप्त किया था, बम्पर पराजित हुई, अपोजिशन रूलिंग पार्टी में आ गई, सरकार बन गया। तो उस पार्टी का उद्देश्य हुआ कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद होना चाहिए, तो उसने अब बिल लाया, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का गठन, प्रोसीजर सेम, पास करा दिया असेंबली से, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सिंपल मेजॉरिटी से सपोर्ट कर दिया, और उसी के साथ इसकी कहानी फिर बन गई। यानी आंध्र प्रदेश में दोबारा विधान परिषद का गठन हो गया। अब समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। दयानंद जी का कहना है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रस्ताव आया, अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो इस समय देखा जाए तो 7 ही राज्य हैं। अजित कुमार जी लिखे हैं 1985 में खत्म हो गया था। अच्छा, ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस है, इनके बारे में हम लोग बातें कर लिए। अब हम लोग बातें करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस का। आइए देखा जाए लोअर हाउस की बातें। विधान परिषद, तो लोअर हाउस होता है, यह है लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, और विधानसभा की व्यवस्था दी गई है अंडर आर्टिकल 170। तो अनुच्छेद 170 में व्यवस्था है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले हम लोग यहां डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मेंबर कितने। तो ये मैक्सिमम मेंबर्स, अधिकतम सदस्यों की संख्या व्यवस्था है 500। तो किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी, यह व्यवस्था होगा 500, अधिक से अधिक। अब हम लोग बातें करते हैं मिनिमम मेंबर्स। तो मिनिमम मेंबर्स की संख्या डिसाइड है कितनी, 40। यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद होगी तो कम से कम विधान परिषद की संख्या जो होगी, वो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये होगी 40 से कम नहीं होगी। और मैक्सिमम किसी राज्य में, सॉरी, ये हम लोग बातें कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो यहां पर हम लोग ध्यान दें, ये काउंसिल में है मिनिमम 40, और काउंसिल में मिनिमम 40 है। लेकिन काउंसिल में एक चीज आप लोगों को बताना भूल गए कि एक बार दोबारा हम बता दें काउंसिल की बातें, तो ज्यादा अच्छा होगा। दोबारा आप देख लीजिए, ये हम लोग दोबारा देख लें। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बातें एक बार दोबारा मैं बता दूं।
यानी विधान परिषद। विधान परिषद में मैंने बताया था मैक्सिमम कितना बताया, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम होगा असेंबली के टोटल का इतना, यानी काउंसिल में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम होगी असेंबली का 1/3, उस राज्य में जो विधानसभा होगी उसका 1/3 अधिक से अधिक। और मिनिमम की बात दी गई है, ये मिनिमम की बात दी गई है, ये है 40 से कम नहीं विधान परिषद, बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक्सेप्शन की भी व्यवस्था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आज के डेट में, तो ये देखा जाए एक्सेप्शन अपवाद। एक्सेप्शन में कौन है, एक्सेप्शन में एक राज्य है और ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो काउंसिल के मेंबर के हिसाब से जम्मू कश्मीर को एक्सेप्शन यानी हिंदी में आप कहेंगे अपवाद। तो जम्मू कश्मीर को अपवाद एक्सेप्शन में क्यों रखा गया है, क्योंकि हमारी कंट्री में सिंगल स्टेट अकेला राज्य जम्मू कश्मीर है जहां काउंसिल की मेंबर हैं कितने, 36 मेंबर्स, 36 यानी मिनिमम से 4 कम है, इसलिए इनको एक्सेप्शन में। तो कमीशन आपसे यह भी क्वेश्चन करेगा कि भारत का सिंगल कौन स्टेट है, अकेला कौन भारत का राज्य है जो विधान परिषद के सदस्यों के दृष्टिकोण से, विधान परिषद के मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो द बेस्ट ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर। राज्य का नाम तो पूछ चुका है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा है और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है सीएपीएफ यूपीएससी पूछ चुका है। लेकिन अगर मेंबर्स पूछता है, चूंकि एक्सेप्शन है कितने मेंबर हैं, तो आपका जवाब होगा 36 जो मैंने ब्रैकेट में लिखा। लेकिन ये रहा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। अब यहां से सारे डाउट खत्म हो गए, हम लोग अब बातें करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। आइए देखा जाए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए व्यवस्था क्या है। तो अब हम लोग बातें करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इस प्रकार से विधानसभा, विधानसभा के लिए मैक्सिमम मेंबर्स अधिकतम सदस्यों की संख्या और ये 500। और अब हम लोग बातें करें मिनिमम मेंबर्स, तो ये कितने, मिनिमम मेंबर्स की बात किया जाए तो ये होगा 60 मेंबर। और यहां भी एक्सेप्शन है, यहां एक्सेप्शन यहां पर भी अपवाद है और यहां पर एक्सेप्शन अपवाद इस प्रकार से, यानी भारत के ऐसे स्टेट जहां के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में विधायकों की संख्या 60 से कम हो, मिनिमम संख्या दिया गया है 60 और 60 से कम जहां एमएलए होंगे उसी राज्य को एक्सेप्शन अपवाद मानेंगे। तो देखना है एक्सेप्शन में ऐसे कौन से स्टेट है। एक्सेप्शन में स्टेट होंगे ये पुदुचेरी, ये पुदुचेरी। नेक्स्ट एफ सेक्शन में होंगे सिक्किम। देखिए पुदुचेरी को एक्सेप्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर एमएलए हैं 30 एमएलए और सिक्किम में एमएलए हैं 32, ये भी एक्सेप्शन। नेक्स्ट देखा जाए तो गोवा और यहां पर एमएलए 40, ये भी एक्सेप्शन। और नेक्स्ट मिजोरम, ये भी एक्सेप्शन, 40 यहां भी। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, आप जरा ध्यान देंगे, उन्हीं राज्यों को विधानसभा के सदस्यों के संख्या की दृष्टि से एक्सेप्शन अपवाद में रखा गया है जिन राज्यों में एमएलए की संख्या 60 से कम। ठीक है, तो इस कारण से
उन्हीं को एक्सेप्शन है, क्योंकि मिनिमम 60 है और 60 से कम जिस राज्य में विधायक एमएलए होंगे उन्हीं को एक्सेप्शन अपवाद में। तो आज इतने राज्य हैं, पुदुचेरी जहां 30 एमएलए 60 से कम इसलिए एक्सेप्शन, सिक्किम 32 60 से कम इसलिए एक्सेप्शन, गोवा और मिजोरम दोनों में 40 एमएलए हैं, बिलो 60 से कम है इसलिए अपवाद। तो एक्सेप्शन राज्य का नाम तो पूछा गया है, एक्सेप्शन राज्य का नाम बीपीएससी भी 4-5 साल पहले पूछ चुका है पीटी में, बिहार पीसीएस आपके पास जवाब है, उसमें राज्य का नेम देगा, एक कोई नेम देगा, अदर 3 नेम, कौन एक्सेप्शन है, 3 दे दिया, एक अदर, कौन एक्सेप्शन नहीं। बाय द वे एमएलए की संख्या पूछता है, मैंने ब्रैकेट में इसलिए राइटिंग किया है, आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के इलेक्शन की बातें हम लोग करें। तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो होते हैं, कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, कुछ होते हैं जो इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेटेड। तो सबसे पहले हम लोग बात यहां करेंगे इलेक्शन। आइए, इलेक्शन निर्वाचन। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का जो इलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन सेम होता है लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन जैसे, सेम लोकसभा के मेंबर। आप याद कीजिए लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन में हम आप पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैंने बताया था लोकसभा पढ़ाते वक्त। और कैसे करते हैं उन्हीं को समझना है। देखिए हम आप पब्लिक जो होते हैं, हम आप पब्लिक से मतलब ऐसी पब्लिक जो एडल्ट है, तो हम आप पब्लिक से मतलब जिनका एज कंप्लीट हो चुका हो, कितने वर्ष 18 वर्ष या इनसे ज्यादा का कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम का सिर्फ लिमिटेशन है। तो 18 वर्ष या इनसे ज्यादा एज कंप्लीट हो चुका हो, उन्हीं का वोटिंग का राइट है। तो इस अवस्था के पब्लिक हम लोग डायरेक्ट वोटिंग करेंगे, किसके लिए डायरेक्ट वोटिंग करेंगे, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके लिए डायरेक्ट। आप लोग देखिए बीच में कोई मीडिएटर है, आप कहेंगे नहीं, तो इसलिए सेम लोकसभा के मेंबर जैसे, तो ये इलेक्टेड होते हैं बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो किसी भी स्टेट का एमएलए इलेक्टेड होता है बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार के आधार पर ये विधायक निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अब हम लोग देखते हैं, ये इलेक्शन भी हो गया, हम लोग बातें करेंगे इनका नॉमिनेशन कैसे होता है। तो ये रहा इलेक्शन। अब नॉमिनेशन, इनके कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड यानी मनोनीत। समझिए, तो नॉमिनेटेड की जो व्यवस्था की गई है, व्यवस्था है एन एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। आप याद कीजिए लोकसभा में मैंने बताया था 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा, यानी 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बट विधानसभा में देखा जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो एक आंग्ल भारतीय राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एसएससी कमीशन ने एक बार पूछा भी है क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के द्वारा कितने एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें दिया था 1, बी ऑप्शन 2, 3, नॉन ऑफ दिस। काफी लोगों ने सेलेक्ट किया 2, ये मानकर जनरल आइडिया लोकसभा वाला होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली क्वेश्चन में विधानसभा तो 2 नहीं 1 एंग्लो इंडियन, लोकसभा है तो 2, ये ध्यान देना है। तो सेम उन्हीं के जैसे लोकसभा के जैसे है। अब हम लोग थोड़ी सी बातें और कर लें।
देखिए, राज्यसभा की जो बात की गई है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपेरेटिवली राज्यसभा स्ट्रांग हाउस है, पावरफुल हाउस है। क्यों? क्योंकि मनी बिल के केस में राज्यसभा को पावर है 14 दिन डिले करने का, रोकने का। ठीक है, और ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंस बिल है, तो आराम से 6 महीना रोक रहे हैं। काफी पावर है उनको। इस प्रकार से डिस्प्यूट हुआ तो ज्वाइंट सिटिंग भी होगा, यानी राज्यसभा को महत्व दिया गया है। इतना ही नहीं, कोई भी सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में क्रिएशन करना है तो राज्यसभा ही पास करता है। अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा को पावर है, बाई स्पेशल मेजॉरिटी पास कर दिया तो उस सर्विस को ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में क्रिएशन होगा। जैसे याद कीजिए 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन हुआ, यह पावर राज्यसभा को। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी राज्यसभा का रोल है, और आगे भी देखा जाए प्रेसिडेंट के रिमूवल, इंपीचमेंट में भी राज्यसभा का रोल है, यानी बहुत महत्व दिया गया है राज्यसभा को। इतना ही नहीं, अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा को पावर है, बाई स्पेशल मेजॉरिटी राज्यसभा ने पास कर दिया कि स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का कोई पर्टिकुलर मैटर है, विशिष्ट विषय है जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो ये राष्ट्रीय महत्व के विषय में उसने पास कर दिया। तो विषय राज्य सूची स्टेट लिस्ट का है, बट उस मैटर पर लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में करेगी, लेकिन ये पावर पास करने का राज्यसभा को ही है। अगर राज्यसभा नहीं पास किया तो स्टेट लिस्ट के मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग नहीं कर सकेगी। इतने सारे पावर आपने राज्यसभा को देखा, लोकसभा के कंपेरेटिवली, बट इस तरह के पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं है। आप देखिए कंपेयर करके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है जिसमें रोल है लेजिस्लेटिव असेंबली का। मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर्स द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता। आगे चलिए, इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्यों में ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐसा पावर ही नहीं है जो डिस्प्यूट हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को एक बार में रोकता है 3 मंथ, और दोबारा बिल गया तो रुकेगा 1 मंथ। टोटल डिले करने का पावर 4 महीने, इसलिए डिलेइंग हाउस कहते हैं। मनी बिल के बारे में कुछ नहीं, और अदर बिल में भी, यानी जो चाहेगा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली वही होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐसे पावर नहीं दिए गए। तो इस तरह से कंपेयर हम करेंगे राज्यसभा से, तो राज्यसभा से एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे कि राज्यसभा जैसे स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस राज्यसभा जैसे सेम है, बिल्कुल नहीं। पहले ही मैंने बताया कि राज्यसभा फुल्ली परमानेंट, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट नहीं है। इनके समाप्त करने की व्यवस्था और पावर के मामले में भी देखा। अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या वजह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ जगह है, नहीं है, बहुत सारी बातें। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फेवर में एंड अगेंस्ट आईएएस मेंस में राइटिंग करने को दिया है 50 वर्ड में। अगेंस्ट एंड फेवर अपने विचार दीजिए, तो समझिए कैसे लिखेंगे। देखिए, भारत के कुछ राज्य हैं जिनको बीमारू स्टेट आज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य। इन राज्यों में पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, बहुत बड़ी आज भी है, बहुत स्थिति बिगड़ी हुई, खराब है। और इन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इतने सारे मेंबर हैं, इन सारे मेंबर का एनुअली एक्सपेंडिचर देखा जाए, सैलरी सुविधाएं, तो करोड़ों अरबों होगा। अब बताइए, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे कई हजार लाख पब्लिक है, और वहां पर अननेसेसरी करोड़ों का एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त किया जाए तो काफी हद तक गरीबी दूर किया जा सकते हैं। ये आप बोल सकते हैं इनके अगेंस्ट। और फेवर में बोलना है तो बोलिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ऐसा हाउस है जो एक्सपर्टाइज फील्ड से एक्सपर्टाइज नॉलेज रखने वाले लोग हैं, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्सेट्रा। जबकि असेंबली के लिए ऐसा नहीं। तो कभी भी गरीबों के अगेंस्ट और राज्य के कलाकार के अगेंस्ट, साहित्यकारों के अगेंस्ट कुछ निगेटिव, कुछ गलत सोच रही है सरकार, कानून बना रही है, तो ऐसे एक्सपर्ट सरकार की इस व्यवस्था का विरोध करेंगे और गवर्नमेंट ऐसे भटकाव, ऐसे गलत पॉलिसी लाने से बचेगी। तो ये पॉजिटिव बोल सकते हैं।
तो इस तरह से आईएएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगेंस्ट एंड फेवर में लिखने को आप इस तरह से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं और अच्छा स्कोर आईएएस मेंस में, आईएएस मेंस में नहीं पीटी मेंस में अनेक जगह आप लाभ ले सकते हैं और पीटी में भी मेंस में भी इसका बहुत रोल होता है। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल 7 राज्यों में क्या रोल इनकी होगा, राज्यसभा के एग्जैक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपेटिबली कैसा है, क्यों राज्यों में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता, ये सारी व्यवस्था पर मैंने बोला, आपने सुना, सभी को जानकारी, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अजीत कुमार जी बोल रहे हैं कि सर हिंदी में एक बार इसी को बता दीजिए, किसको अजीत जी बोलिए, हिंदी में ही तो बोले हैं। अच्छा अजीत जी सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि विधान परिषद जो होता है राज्यसभा के तुलना में अस्थायी नहीं, क्योंकि विधान परिषद के समाप्त करने की भी व्यवस्था है अजीत और गठन करने की, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो राज्यसभा को क्या पावर है, राज्यसभा को पावर है अनुच्छेद 312 में किसी भी सर्विस को अखिल भारतीय सेवा के रूप में, कोई भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन करने का, सिर्फ राज्यसभा विशेष बहुमत से पास कर दिया, वो सर्विस अखिल भारतीय सेवा के रूप में हो जाएगा। जैसे याद कीजिए आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, तो 1966 तक 1966 तक भारत में 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थीं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा और दूसरा भारतीय पुलिस सेवा, 2 ही था, तीसरा भी आ गया 1966 में और ये हो गया भारतीय वन सेवा, जो राज्यसभा को ही पावर है। राज्यसभा को पावर है अनुच्छेद 249 में, राज्यसभा को पावर है अगर इसने पास कर दिया विशेष बहुमत से कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, ये पास कर दिया राज्यसभा, तो वो विषय तो राज्य सूची का है, बट राज्यसभा विशेष बहुमत से अगर इतना पास कर दिया तो उस विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, कहां, संसद में। ये पावर राज्यसभा को है, अजीत समझते चलिएगा। फिर क्या, इसको ये भी पावर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं इनके सदस्य और राष्ट्रपति को हटाने में, इंपीचमेंट में भी भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, सेंटर में ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक होता है, उसमें राज्यसभा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन इसी तरह की पावर हम विधान परिषद के लिए देखें तो नहीं है कि कोई सेवाएं ये गठित कर सकें, संविधान में पावर नहीं, और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकें नहीं, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो लॉ मेकिंग में, कानून बनाने में भी विधान परिषद की कोई रोल, कोई भूमिका जबरदस्त नहीं है, सिर्फ विलंबकारी सदन, डिलेइंग हाउस के रूप में ये जाना गया है। अब आप समझ गए होंगे, तो इसलिए मैंने तुलना किया ताकि आप आईएएस मेंस इंटरव्यू देते हैं, एसएसबी देते हैं, ये कई बार क्वेश्चन हुए। तो मैंने अभी बताया कि आईएएस मेंस में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के फेवर में और अगेंस्ट में अपने विचार लिखिए। तो आप सक्षम हैं, आप एसएसबी दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, आईएएस मेंस या पीसीएस मेंस में राइटिंग कर रहे हैं, तो आप कोई वीकनेस नहीं इन बातों को दे सकते हैं। फ्यूचर में भी कभी इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं, कभी डाउट, तो आगे के भी क्लास में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाया तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं कर सकते। काफी हद तक मैंने आप लोगों को क्लियर किया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। अजीत जी, आपने जो हिंदी में डिमांड किया वो भी हो गया, हिंदी में भी बोल दिया, दोनों में आगे बढ़े। अगर इजाजत तो आप लोगों को कंटिन्यू करें, आगे चला जा आगे। तो आइए, दोनों हाउसेस के बारे में हम लोग हो गया। अब हम लोग क्वालिफिकेशन की बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वालिफिकेशन। तो ये होगा क्वालिफिकेशन। योग्यताएं। देखिए, क्वालिफिकेशन, योग्यता की बात किया जाए तो दोनों हाउसेस के मेंबर की क्वालिफिकेशन एक साथ मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या चाहिए, सीडीएल यानी हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली हो या काउंसिल हो, कोई भी हाउस के मेंबर का चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन होना है, तो भारत का नागरिक पहली जरूरत है। भारत की नागरिकता नहीं तो नहीं विधान परिषद के सदस्य होंगे और नहीं विधानसभा के नागरिक होना पहली जरूरत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट योग्यता। अगर
लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के मेंबर की बात है तो कम से कम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और एमएलए के लिए ये तो हो गया मैंने बताया ये एमएलसी। तो एमएलसी के लिए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इतना एज। एमएलए के लिए मिनिमम एज कितना पूरा होना चाहिए? 25 वर्ष। ये है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। मैक्सिमम एज का लिमिटेशन पॉलिटिकल पोस्ट, राजनीतिक पद के लिए नहीं है। क्लियर? तो ये भी योग्यता समझ गए, दोनों के लिए हो गया। अब थर्ड है नो एनी प्रॉफिट पोस्ट, कोई लाभ के पद पर ना हो। और प्रॉफिट पोस्ट मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट पढ़ाते वक्त कई बार डिस्कस किया हूं, आप सभी जानते हैं। तो ये योग्यताएं हैं दोनों हाउसेस के मेंबर के लिए। अब आप क्लियर हैं कि विधान परिषद के सदस्य के लिए योग्यता क्या होगा, विधानसभा के सदस्य के लिए क्या हो गया, ये सब कुछ क्लियर है। तो आप यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ के कार्यपालिका के विषय में डिस्कस कर चुके हैं, आप यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के विषय में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर वगैरह के विषय में डिस्कस हो गया है, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल के दोनों हाउसेस के विषय में डिस्कस हो गया। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस प्रकार से, अब मैं डिस्कस करूंगा ये कि सेंटर और स्टेट दोनों में रिलेशन कैसे होते हैं, तो इसके विषय में मैं डिस्कस करूंगा। अतः अजीत कुमार जी कह रहे हैं कि पागल या दिवालिया नहीं, ये सोचिए योग्यता में कह रहा हूं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अजीत आप ये बता रहे हैं, मैं क्या नहीं होना चाहिए ये नहीं बताया, क्या होना चाहिए। अब समझ गए? तो बिल्कुल सही लिखा गया है। जाहिर सी बात है वह भारत का नागरिक होगा, नहीं होना चाहिए तो वैसे ही मेंबर नहीं होगा। वो दिवालिया होगा, दिवाला दिया है, पागल होगा, वैसे ही नहीं होगा। बट नहीं होगा नहीं मैंने लिखा है, नहीं बताया, मैंने क्या बताया क्या होना चाहिए। जैसे आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? कमीशन डिमांड नहीं करेगा, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी नहीं होना तो वैसे ही गायब हो जाएगा जब उतना होगा। तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। उसके बाद क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? 21 वर्ष का एज कंप्लीट होना चाहिए। आप समझ गए क्या नहीं होना चाहिए? जब होने वाला हो गया तो बाकी तो वैसे क्लियर। अब समझ गए होंगे अजीत। सोनू का कहना है उसका नेम विधानसभा की मतदाता सूची में नेम हो। चलिए बिल्कुल चलेगा। देखिए भारत की नागरिक होगा और मतदाता सूची एटसेट्रा की जो बात करें तो वोटर की हैसियत की बात है, चल जाएगा। अब समझ गए होंगे। आगे देखा जाए अजीत जी, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्वालिफिकेशन की बात किए, अब हम लोग बातें करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी स्टेट लेजिस्लेचर हम लोग कंप्लीट डिस्कस किए, हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक होगा। और नेक्स्ट टॉपिक ये होगा सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। और केंद्र राज्य संबंध में पॉइंट फर्स्ट है लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। देखिए रिलेशन जो मेंटेन किए गए हैं सेंटर स्टेट में, उसको क्लासिफाई करके हम लोग बातें करेंगे, वर्गीकृत करके किस प्रकार से मेंटेन किए गए। तो क्लासिफाई करके हम लोग बातें करें तो नंबर फर्स्ट है ये लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। और लेजिस्लेटिव रिलेशन विधायी संबंध की बात किया जाए इस प्रकार से, लेजिस्लेटिव रिलेशन विधायी संबंध की बात किया जाए तो इस प्रकार से, ये विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशन की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है,
कमीशन यूपीपीसीएस यहां से आर्टिकल भी पूछ दिया है, तो आपको भी आर्टिकल जानना है। लेजिस्लेटिव रिलेशन के आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए और ये होगा आर्टिकल 245 टू 255 ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल 245 से लेकर 255 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव रिलेशन विधायी संबंध के आर्टिकल है। तो आपसे कमीशन अगर पूछा, फाइनेंशियल रिलेशन का आर्टिकल यूपीपीसीएस एक बार पूछ चुका है, तो इसलिए सभी का आर्टिकल रिलेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको जानना जरूरी है। तो आपसे कमीशन अगर पूछा कि लेजिस्लेटिव रिलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, विधायी संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था है, आपका ऑप्शन होगा 245 टू 255। अंडर दिस ये रिलेशन की बात की है। और सेंटर स्टेट में रिलेशन मेंटेन करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी का डिवीजन किया गया है, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से ये व्यवस्था यहां पर किया गया। ये है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी हिंदी में आप कहेंगे संघ सूची। तो जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं वो कहां रखे गए हैं, यूनियन लिस्ट में। और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें मैटर्स हुआ करते थे ये 97, यानी मूल संविधान में इसमें विषय थे 97 विषय। ये विषय थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान। और आज के डेट में इसमें मैटर्स हो गए हैं कितने, 100। ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वर्तमान संविधान, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मैटर्स थे, ऑप्शन देगा 96, 97, 98, 99। जवाब हो गया। प्रेजेंट में कितने मैटर्स हैं वो भी। और क्वेश्चन कैसे होंगे समझिएगा। नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स क्या हैं उनको समझिए। नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स इस प्रकार से, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स से मतलब है जैसे डिफेंस, सिटीजनशिप नागरिकता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस बीमा। इसी प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे मैटर्स और भी हैं, मुद्रा एटसेट्रा। जो भी इस तरह से नेशनल पोस्टल सर्विसेज, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं वो इसमें रखे गए। और इनके मैटर्स पर मैंने बताया, इनके विषय पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य की सरकारों को इनके विषय पर जरा भी हस्तक्षेप, जरा भी इंटरफेयर करने का पावर नहीं होता। यह है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। अब आइए हम लोग बातें करेंगे, नेक्स्ट होता है और यह है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। यह है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। और स्टेट लिस्ट राज्य सूची में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मैटर्स 66, इतने मैटर्स यानी 66 विषय। इंदिरा जी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट किया 1976 में, बाय दिस 5 मैटर कम कर दिया। इसलिए मैटर प्रेजेंटली कहा जाएगा कितने हो गए, इतने। तो वर्तमान में 61, ओरिजिनली 66। इसमें जो मैटर्स होते हैं, स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं, ये लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर्स इसमें दिए गए, स्थानीय महत्व के विषय इसमें दिए गए। और लोकल इंपॉर्टेंस, स्थानीय महत्व के विषय से मतलब क्या है, जैसे इरिगेशन, सिंचाई। इसी प्रकार से देखा जाए तो नगर पालिका, नगर निगम। इसी प्रकार से देखा जाए तो इनके विषय इस प्रकार से इनके विषय कहेंगे कुछ और, जैसे कह लीजिए पुलिस, जेल एटसेट्रा इसमें आते हैं। और इन दोनों के बाद देखा जाए तो नेक्स्ट होता है ये कॉन्करेंट लिस्ट। तो नेक्स्ट होगा, ये होगा कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट होगा सी, ये होगा कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची।
कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मैटर्स हुआ करते थे 47, 5 मैटर इसमें एडिट कर दिए गए और इसलिए ये हो गया 52। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मैटर 47 और प्रेजेंटली वर्तमान में कितने 52। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था दिए गए हैं और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें जो करेंगे ये नेक्स्ट इनसे संबंधित इतने डिवीजन के बावजूद भी स्ट्रांग बनाया गया है सेंटर, यानी अंडर आर्टिकल 249 व्यवस्था है राज्यसभा को, अगर स्टेट लिस्ट के किसी मैटर को इसने पास कर दिया कि वह मैटर राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो चुका है, तो उस विषय पर कानून बनाने का पावर सेंटर को होगा। विषय राज्य का है, कानून सेंटर बनाएगा। और अभी मैंने बताया कि संघ सूची के विषय पर राज्यों को कोई पावर नहीं। तो आपने देखा स्ट्रांग कौन है, सेंटर। कॉन्करेंट के मैटर पर सेंटर स्टेट दोनों कानून बनाते हैं समवर्ती सूची के विषय पर, बट कानून बनाने के बाद अगर दोनों में विवाद हो गया तो सेंटर जो कानून बनाया वही मान्य होगा, स्टेट का बनाया कानून कैंसिल हो गया। यानी इससे भी प्रूफ हुआ कि सेंटर स्ट्रांग है, स्टेट वीक है। तो सारे बंटवारे के बावजूद सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है, स्टेट वीक है। क्लियर। और इसी के साथ देखा जाए तो आज टाइम हो गया, आज का क्लास यहीं, नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। आज यहीं पर, थैंक यू।